दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हमारी जो भूगोल पर चर्चा चल रही थी, आज उसका मेरा दूसरा वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझाया कि हम भूगोल के अंतर्गत किस तरह पढ़ने वाले हैं, और लगभग मेरा उसका एक चैप्टर 15 से 20 मिनट का वीडियो गया। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका नाम है यूनिवर्स। उसके अंदर जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो होगा, जो टॉपिक होगा आज का हमारा, आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा किसे कहते हैं। चलिए आज आपको थोड़ा विस्तार से यानी डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे प्रश्न, इस चैप्टर से प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये आगे की घटनाएं, जितने मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वे सभी चैप्टर समझने के लिए मुझे लगता है ये एक माध्यम हो सकता है। समझे, छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। वे पीसीएस की परीक्षाओं में बने हैं, वे लगातार पूछे जाते रहे हैं। यूपीएससी में ऐसे कोई प्रश्न नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा आपको किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। चलिए बात करते हैं किसकी, यूनिवर्स की। सबसे पहले देखते हैं आकाशगंगा किसे कहते हैं। पहली बात आपको जानना चाहिए, आकाशगंगा तारों का एक पुंज है, तारों का एक पुंज। पहले आपको ये पता होना चाहिए तारे किसे कहते हैं, ये भी तो बताना चाहिए तारे किसे कहते हैं। जरा देखिए, आपको तारे ही नहीं पता और आप आकाशगंगा पढ़ रहे हैं तो फिर तो बुरी बात है ना। चलिए तो बात करते हैं तारों की। तारे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जिस ग्रह पर आप बैठे ये वीडियो देख रहे हैं या बैठे हैं, वो एक ग्रह है। ये ग्रह है पृथ्वी। आपको जानकर हैरानी होगी, पृथ्वी का आकार सूर्य के सापेक्ष, सूर्य एक तारा है। ये आपने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा होगा, सूर्य एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी का आकार सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का आकार। यानी कुछ भूगोलवेत्ता ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो कभी सूर्य का ही हिस्सा रहा करती थी। पृथ्वी भी एक आग का तपता हुआ गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती रही। उसकी चर्चाएं बाद में करेंगे हम, है ना। ये ज़्यादा फिर एंथ्रोलॉजी वाला सिलेबस हो जाएगा। अभी बात करते हैं किसकी, अभी बात करते हैं पृथ्वी की। ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी ग्रह पर, जिस पृथ्वी ग्रह पर आप रहते हैं, ये पृथ्वी ग्रह सूर्य का हिस्सा थी। जब ये सूर्य का हिस्सा थी तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 10,000 गुना बड़ा है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 पृथ्वी सूर्य के भीतर जाकर समा जाए तब भी जाकर सूर्य का निर्माण पूरा नहीं कर सकती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा। चलिए उसके बाद सूर्य एक प्रकार का तारा है, लेकिन देखिएगा तारा एक नहीं, हमारे पास एक आकाशगंगा में 500 अरब तारे हो सकते हैं। एक आकाशगंगा में 500 अरब खरब तारे हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक आकाशगंगा में इतने तारे हो सकते हैं। यानी आप आकाशगंगाओं को तारों का पुंज भी कह सकते हैं। इसमें आकाशगंगा किसे कहते हैं अगर पूछे आपसे, तो तारों का एक पुंज। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अग्नि, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मांड पूरा आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, समझे। तो आकाशगंगा तारों का एक पुंज होता है। तारों पर बात करेंगे, अगले वाला जो मेरा वीडियो होगा वो तारों से संबंधित होगा। तारों की मैं आपको पूरी जानकारी, जैसे मैं आज आपको आकाशगंगाओं की, यानी आकाशगंगा किसे कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और आप कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं ये भी बात आपको बताना चाहिए, आप कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं। दुनिया में एक आकाशगंगा नहीं है। मैंने कहा पृथ्वी का आकार बहुत छोटा है, उसकी 10,000 पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाएगी जब जाकर सूर्य का निर्माण पूरा होगा। उसके बाद ये पृथ्वी का आकार बहुत छोटा है। अब देखिए, एक सूर्य का आकार है। अब आप अंदाजा लगाइए, सूर्य का आकार एक तारे के सामने कुछ भी नहीं है। एक तारा सूर्य से भी बड़ा हो सकता है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, एक तारा सूर्य से भी बड़ा हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तारे का निर्माण किस तरह होता है और कितना बड़ा होगा तारा। आप अंदाजा लगाइए। जब भी तो ये तारे दिखाई देते हैं, इतनी दूर दिखाई देते हैं। जब जो कोई चीज़ दूर होती है, हमसे ज़्यादा दूर होती है तो छोटी दिखाई पड़ने लगती है। देखिए जैसे उसके बाद तारे का निर्माण, उसके बाद तारा और ये तारों का बहुत सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा निर्माण करते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। इसे हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला आपने नाम सुना होगा। जिस आप आकाशगंगा में रहते हैं उसे दुग्ध मेखला या हम इसे मिल्की वे भी कहते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे आपके साथ आकाशगंगाओं से संबंधित। अगर आपसे पूछा आज के बाद कोई कि आकाशगंगा क्या है, इस तरह का प्रश्न आए, निम्नलिखित आकाशगंगा क्या है। धूमकेतुओं का समूह, ग्रहों का समूह, या ऐसे कह सकते हैं उपग्रहों का समूह, या तारों का समूह, या तारों का पुंज या समूह। तारों का समूह या पुंज कहला सकता है। मैंने कहा बहुत सारे मिलकर एक आकाशगंगा निर्माण करते हैं। क्या हमारे पास कितनी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हमारे पास मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। ऐसे 100 अरब आकाशगंगाओं से भी अधिक आकाशगंगाएं हो सकती हैं।
है ना। 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं हो सकती है। क्या पता जो वैज्ञानिकों ने मशीन बनाई उसका आकार ही यहीं तक गया हो कि उस आकाशगंगा के बारे में पता लगाया हो, है ना। तो जो हब्बल टेलीस्कोप है हमारे पास, उसकी सहायता से हम देखते हैं। चलिए खैर बात करते हैं किसकी आकाशगंगा होगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा तारों का एक पुंज होता है। आकाशगंगा, हमारे पास कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं। हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं। ये पूरा का पूरा मिलकर 100 अरब आकाशगंगाओं को मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। आप कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे में। कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं आप? मिल्की वे में। मिल्की वे। अच्छा, आकाशगंगा बताऊँ कि आपको आकाशगंगा में क्या क्या होता है? चलिए, लेकिन आप जिस आकाशगंगा में आप रहते हैं उसे ना प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। दोबारा मैंने कहा, मैंने ये शब्दावली नोट कीजिए। आप जिस आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इसे आप प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल का एक पुंज है। इसमें कितनी, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अच्छा, हमने ना आपको समझाने के लिए एक आकाशगंगा का, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये 8 के 8 ग्रह मौजूद है, उस आकाशगंगा को हमने बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने आपको मिल्की वे बोर्ड पर बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, है ना, कोई कसर न रह जाए। इसलिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, पूरा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी के, कौन सा सबसे दूर है, उसके बाद चमकीला तारा कौन सा है। मैंने आपको यहाँ समझाने की, मैंने रटवाने की नहीं, पूरी समझाने की कोशिश की है। चलिए, हाँ, तो बात करते हैं किसकी? तारों की। लेकिन तारे की एक बात पता होनी चाहिए, जब बहुत सारे तारे आपस में मिल जाएंगे, अनेक तारे आपस में मिल जाएंगे, तारों का पुंज और अनेक प्रकार की गैसें, 98% तारे, 98% तारे और 2% गैसें मिलकर एक आकाशगंगा को निर्माण करती है। यानी जिस आप आकाशगंगा में रहते हैं ये गैसों से मिलकर बनी है और इसमें 98% तारे हैं। जिस आप आकाशगंगा में आप रहते हैं, मिल्की वे इसे कहते हैं, दुग्ध मेखला भी इसे कहते हैं। आप कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? दुग्ध मेखला में, मिल्की वे भी कह सकते हैं इसके, दुग्ध मेखला भी इसे कह सकते हैं। चाहे आप इसे दुग्ध मेखला कहिए या मिल्की वे कहिए, आप मिल्की वे में रहते हैं। और पूरी ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं। मैं आपको साथ साथ रिपीट करवाते चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको वीडियो देखने मात्र से याद हो जाए। लेकिन आप नोट्स बनाते रहेंगे, मुझे लगता है इसके बाद आपको कभी भी इस तरह के जो चैप्टर में पढ़ाते जाऊँगा उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्सन यहाँ इससे बाहर नहीं आएगा। मैं पर्सनों की चर्चाएं साथ साथ करता हुआ चलूँगा। चलिए, उसके बाद आकाशगंगा। चलिए, अब आकाशगंगा किससे मिलकर बनती है? मैंने कहा अनेक प्रकार के तारों और लगभग 2% गैसों से मिलकर आकाशगंगा का निर्माण होता है। लगभग 2%, 98% तो इसमें तारों का पुंज होता है। चलिए, लेकिन देखिए, अगर हम इसे आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे अंदर से समझने की कोशिश करें, उसका आकार कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है जिस तरह का बोर्ड पर बनाया गया है। एक आकाशगंगा में आप कोई सी भी आकाशगंगा लीजिए, किसी भी आकाशगंगा में अगर उसके आकार के आधार पर देखा जाए तो उसमें लगभग 3 प्रकार की भुजाएं और एक केंद्रीय बलज और 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं दिखाई पड़ती है। अगर आप किसी भी आकाशगंगा को देखें, है ना, आकार के आधार पर, तो उसमें 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और एक केंद्रीय बलज दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं, ये देखिए 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और एक केंद्रीय बलज, जिसे हम कर्षण विविर भी कहते हैं। कर्षण विविर या आप केंद्रीय बलज भी कह सकते हैं, समझे। अगर किसी भी आप आकाशगंगा को देखो, चाहे आप एंड्रोमेडा देखिए, चाहे आप दूसरी आकाशगंगा देखिए, अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं, 4 की डबल 4 कैपिलर, बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है पूरे ब्रह्मांड में। जितनी भी आकाशगंगाओं को देखेंगे आपको उसके अंदर 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और एक केंद्रीय बलज दिखाई पड़ेगा। लेकिन आकाशगंगाओं को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। आकाशगंगाएं अंडाकार भी हो सकती है, सर्पिलाकार भी हो सकती है, अनियमित भी हो सकती है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा आकाशगंगाएं आकार के आधार पर, इनका आकार किस तरह का होगा? किसी भी आकाशगंगा में 3 प्रकार की घूर्णन भुजाएं और एक केंद्रीय बलज पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो मैं आपको समझाऊंगा आपके दिमाग में बस जाएगा कि पृथ्वी कहाँ मौजूद है और सूर्य कहाँ मौजूद है और आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, आपकी लोकेशन कहाँ है।
मैंने कहा आकाशगंगाएं 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित। तो आप कौन सी प्रकार की आकाशगंगा में रहते हैं? क्या आप अंडाकार आकाशगंगा में रहते हैं? क्या आप सर्पिलाकार आकाशगंगा में रहते हैं? क्या अनियमित आकाशगंगा में रहते हैं? अब देखिए, ना तो आप अंडाकार कक्षा में आकाशगंगा में रहते हैं, ना आप अनियमित का आकाशगंगा में रहते हैं, आप सर्पिलाकार आकाशगंगा में रहते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाशगंगा के पास की सबसे आकाशगंगा है, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं, वो भी सर्पिलाकार है। और जिस मिल्की वे में हम रहते हैं वो भी सर्पिलाकार है। ये आपको बात याद रखनी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप बताइए आप कौन से प्रकार की आकाशगंगा में रहते हैं? नंबर 1 आप अंडाकार आकाशगंगा में, नंबर 2 आप सर्पिलाकार आकाशगंगा में, नंबर 3 अनियमित, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर्पिलाकार। समझे? लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में 100 अरब आकाशगंगाओं में लगभग 75% ऐसी आकाशगंगाएं हैं जो अंडाकार है। 75%। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए दुनिया में सबसे सर्वाधिक प्रकार की आकाशगंगाएं किस प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती है? अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित। तो आपका प्रश्न होना चाहिए अंडाकार। 75% आकाशगंगाएं लगभग ऐसी हैं जो जिनका आकार अंडाकार है। लेकिन यहाँ जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नवीन तारों का निर्माण होता है, और जहाँ तारों का निर्माण लगातार होता है वहाँ अनेक प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है जो गर्म वातावरण उत्पन्न करती है, जो रहने के लिए, मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए मैंने कहा अंडाकार। तो बस आप देखिए, सर्पिलाकार जो आकाशगंगाएं हैं उनके अंदर ही अब तक जीवन संभव हो पाया है। समझे? तो आप कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? सर्पिलाकार आकाशगंगा में। 25% आकाशगंगाएं ऐसी हैं जो पूरी ब्रह्मांड में सर्पिलाकार हैं। तो आप हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा, ये जिस आकाश हम मिल्की वे भी होगी और एंड्रोमेडा, ये दोनों की दोनों सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं। चलिए, अच्छा एक बात और बताएं आपको, 2017 में पता लगाया गया नासा के द्वारा कि बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर, अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं मिलकर एक समूह बनाती है, एक कलेक्शन बनाती है। आकाशगंगाओं की श्रृंखला या समूह को ही सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं। मैंने कहा बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। समझे? चलिए, ये अगर आपसे पूछा जाए आकाशगंगा किस चीज़ से मिलकर बनती है? एक केंद्रीय बलज और 3 प्रकार की घूर्णन रेखाओं से मिलकर। 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और एक केंद्रीय बलज मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं आप देख रही हैं। 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं, 1, 2 और 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और एक केंद्रीय बलज, जिसे हम कर्षण विवर भी कहते हैं, ये मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। चाहे आप एंड्रोमेडा को देखिए, कोई सी भी आकाशगंगा देखिएगा, उसका अगर आप डायग्राम देखेंगे, आप देखिएगा यूट्यूब पर कोई वीडियो देखिए या गूगल खोलिए, गूगल में आप डालिए आकाशगंगा। जैसे आप आकाशगंगा डालेंगे, उसके अंदर 3 प्रकार की घूर्णन रेखाएं और उसके अंदर एक प्रकार का कर्षण विवर और जिसे हम केंद्रीय बलज भी कहते हैं, वो घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। आकाशगंगा किससे मिलकर बनती है? तारों के पुंज से मिलकर बनती है। आकाशगंगा में 98% तारों का पुंज पाया जाता है और 2% गैस से भी होती है। समझे? उसके बाद अब जितने भी आप देखते हैं, मैंने कहा ये पहले वाली आपको पंक्ति दिखाई दे रही होगी, ये दूसरे वाली दिखाई दे रही होगी घूर्णन रेखा, ये तीसरी वाली घूर्णन रेखा दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो दूसरे वाली घूर्णन रेखा है, देखिए दूसरे वाली घूर्णन रेखा, दूसरे वाली घूर्णन रेखा के बीच में, बीचों बीच एक युवा तारा पाया जाता है। युवा तारा, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी प्रत्येक तारे की एक उम्र होती है, जिसे कल हम देखेंगे। एक तारा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक तारे की एक उम्र होती है, एक तारा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसमें से एक तारे का नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। वो युवा तारा, उसका नाम है सन, यानी सूर्य। सूर्य इस आकाशगंगा, ये मिल्की वे है, सर्पिलाकार गैलेक्सी आकाशगंगा, या आप इसे मिल्की वे भी कह सकते हैं, दुग्ध मेखला भी इसे कहते हैं, दुग्ध मेखला मिल्की वे, सर्पिलाकार गैलेक्सी। मैंने बताया था आपको, हम सर्पिलाकार गैलेक्सी में रहते हैं। उसके बाद आकाशगंगा है हमारी, ये हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं। सूर्य, इसके जो आकाशगंगाएं होती हैं वे 3 प्रकार की भुजाओं से मिलकर बनी होती है। जो दूसरे नंबर की घूर्णन भुजा होती है, उसके बीचों बीच सूर्य, जिसे हम युवा तारा भी कहते हैं, वह स्थित है। और आपको पता होना चाहिए इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सहित 8-9 ग्रह, जो जितने ग्रह मौजूद है, 8 के 8 ग्रह पृथ्वी सहित इसमें चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। ये इसलिए हमारी आकाशगंगा, ये है हमारी आकाशगंगा है। पृथ्वी इसके साथ चारों ओर चक्कर लगा रही है, सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा किसने बताया था? वराहमिहिर ने बताया था। मैंने कल की क्लास में बताया था, वराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में बताया था कि सभी ग्रह और पृथ्वी सहित सभी ग्रह मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा?
सबसे युवा तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 10 अरब वर्ष, और मुझे लगता है 5 अरब वर्ष पूरी हो गई, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। जैसे ही सूर्य समाप्त होगा, सूर्य समाप्त होने पर पृथ्वी के पास ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, और जैसे ही सूर्य समाप्त होगा तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। यानी किसी भी तारे की एक उम्र होती है, कल हम जानेंगे अच्छे तरीके से कि तारे की उम्र कितनी होती है। तो जब तारे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अभी धीरे धीरे आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन एक दिन तारे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही इस तारे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर से ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही ऊर्जा समाप्त होगी तो लगभग पृथ्वी पर भी जीवन संभव हो जाएगा, जीवन असंभव हो जाएगा। चलिए, कितनी प्रकार की भुजाएं? 3 प्रकार की भुजाएं। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 घूर्णनशील भुजाएं। घूर्णनशील भुजाएं, ये कौन सा तारा है? युवा तारा। युवा तारा सभी ग्रह पृथ्वी सहित सभी ग्रह मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर मिलकर चक्कर लगाते हैं। चलिए, अब कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? सर्पिलाकार आकाशगंगा में। सबसे अधिक आकाशगंगाएं दुनिया में कौन सी पाई जाती है? ब्रह्मांड में, मतलब अंडाकार आकाशगंगा। कितनी? 75%। इसमें क्या होता है? नवीन तारों का निर्माण होता है। उसके बाद यह है आपका ध्रुव तारा। पृथ्वी की किरणें इस पर लगातार खड़ी दिखाई पड़ती है। पृथ्वी की किरणें इससे ध्रुव तारे से अगर यहाँ पृथ्वी है तो इसकी किरणें लगातार 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस पर अपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुव तारे से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पृथ्वी है तो इसके पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस पर लगभग 90 डिग्री का सीधा कोण बनाती है। इसे ध्रुव तारा लगातार चमकता दिखाई पड़ता है। इसकी बात करेंगे बाद में। यही डोग स्टार क्या है? डोग स्टार पता होना चाहिए आपको। पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक चमकीले तारों सबसे चमकीला तारा है। अगर आपसे पूछा जाए हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये हमारी आकाशगंगा है। आकाशगंगा की तीसरी घूर्णन भुजा में स्थित एक सबसे चमकीला तारा पाया जाता है, जिसे डोग स्टार या सीरस या कुछ लोग साइरस भी बोलते हैं, है ना, लेकिन इसका नाम होगा सीरियस या डोग स्टार से बोलते हैं। मैंने कहा हमारी आकाशगंगा जिस मिल्की वे में, जिस दुग्ध मेखला में हम रहते हैं, उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है, आपका पता होना चाहिए, पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। पृथ्वी से, अगर आपके यहाँ पृथ्वी है, या सौरमंडल भी कह सकते हैं, आपके इस सौरमंडल से, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य सहित 8 ग्रह मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आपके सौरमंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक चमकीला तारा पाया जाता है। वह आकाशगंगा की तीसरी घूर्णन भुजा में होता है। तीसरी घूर्णन भुजा में स्थित होता है। कितनी दूरी पर होता है? 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। इसे क्या बोलते हैं? डोग स्टार। दूसरा नाम क्या है इसका? इसे बोलते हैं सीरियस। क्या बोलते हैं? सीरियस। चलिए, उसके बाद इसका तो फैक्ट खत्म हुआ। अब देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य तारा किस तरह है? तारे की बात कल करें मैंने अच्छे तरीके से। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी जब एक तारा है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नाम लिख लीजिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह है हमारी पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? इस पर भी बात करने वाले हैं आपके साथ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। मैंने कहा अल्फा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, या हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो आप कह सकते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह हमारे सौरमंडल यानी पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी? 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक और तारे की खोज हुई थी जो इसके भी चारों ओर चक्कर, प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वो 11 दिन में चक्कर लगा सकता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं उसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी था, अगर आप उसमें उस ग्रह पर जाकर रहना स्टार्ट करें, उस तारे पर जाकर रहना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ 1 साल 11 दिन का होगा, क्योंकि वो प्रोक्सिमा सेंचुरी के इसके चारों ओर चक्कर जब लगाता है तो 11 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। और आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे 365 दिन लगते हैं। कितने? 365 दिन। यही कारण है कि 1 साल 365 दिन के बराबर होता है। अगर आप प्रोक्सिमा सेंचुरी बी पर जाकर बैठ गए तो वहाँ 1 साल 11 दिन के बराबर दिखाई देगा आपको। ये बात करेंगे भी आपके साथ। सर्पिलाकार गैलेक्सी। चलिए, उसके बाद कितने प्रकार की घूर्णन भुजाएं? 3 प्रकार की घूर्णन भुजाएं पाई जाती है। आपके सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है आपकी एंड्रोमेडा। समझे इसे ना, एंड्रोमेडा को आपके, ये हमारी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है, उसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। याद रखिए, एंड्रोमेडा।
समझे। सबसे नज़दीकी आकाशगंगा या सबसे नज़दीकी गैलेक्सी, गैलेक्सी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। उसके बाद इसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी से, यह अगर यहाँ पृथ्वी है, अगर हम इसे ऐसे क्लिक करें, अगर ये पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखें तो इसमें लगभग 2.5 प्रकाश वर्ष, 2.5 प्रकाश वर्ष या 2.5 लाइट ईयर की दूरी पर एक और आकाशगंगा पाई जाती है, जिसे एंड्रोमेडा या देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। समझे। अगर ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आप वीडियो को आराम आराम से प्यार के साथ देख सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है तेज़ बोलने की, लेकिन आपका समझ में सारा आ जाएगा, ये पक्की बात है। अंतरिक्ष, उसके बाद बात करते हैं कि अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई क्या है। अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई एक तो है प्रकाश वर्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई क्या है, तो आपको बताना चाहिए अंतरिक्ष में दूरी यानी आप कैसे नापते हैं, है ना। तो उनसे एक तो प्रकाश वर्ष पर बात करेंगे कल। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर पाए जाते हैं, तो आप याद रखिए 30 लाख किलोमीटर पाए जाते हैं, 30 लाख किलोमीटर। उसके बाद एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर पाए जाते हैं एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में पाया जाता है 9.46। एक प्रकाश वर्ष में पाया जाता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, उसे बोलते हैं AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। ये कितने के बराबर होता है, ये होता है आपका 8.8 प्रकाश मिनट के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, इसके बीच की दूरी 14 आपको याद करनी, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसका भी इससे भी बड़ा मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष दूरियों में की मापन इकाई, अंतरिक्ष दूरियों में मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है प्रकाश पारसेक। एक पारसेक जो आपका बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, और पारसेक किसे कहते हैं। अगर आपको जानना है बड़े अच्छी और तमीज़ से तरीके से प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है, और आपको जानना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है, और पारसेक का मतलब क्या है, और कैसे लाइट ईयर रखा गया, इसको बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की कक्षा में नहीं, कल की कक्षा में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए।